नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात करेंगे राजनीति के काका शरद पवार की और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की और राजनीति की टाइमिंग की। कहते हैं कि राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। जी हाँ, कल जो शरद पवार ने कहा है, जेपीसी जांच की जो मांग हो रही थी कांग्रेस के द्वारा या अन्य विपक्षी दलों के द्वारा कि जेपीसी की जांच कराओ और अदानी के मुद्दे पर इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जांच जबकि चल रही है, लेकिन विपक्षी दल चाहते हैं इसे मुद्दे को जीवित रखने के लिए कि जेपीसी की जांच होना जरूरी है। अगर जेपीसी सरकार बना देती तो जेपीसी एक ऐसी संस्था बन जाती है जिससे कि ये राजनीति का मुद्दा 2024 लोकसभा तक जीवित रहता। और इस मुद्दे को जीवित ना रखने की वजह से ही प्रधानमंत्री मोदी ने जेपीसी की जांच की जो मांग थी विपक्ष की, उस पर कुछ भी नहीं कहा। और भाजपा तो ये तक कहती रही कि पहले राहुल गांधी सदन में माफ़ी मांगे, क्योंकि सदन में इतना अवरोध था कि संसद का कार्य दोनों सदनों में हो ही नहीं पाया। भाजपा ये मांग करती रही जो पिछले दिनों राहुल गांधी ने इंग्लैंड में जाकर भारत के और भारत के लोकतंत्र के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं वो अमर्यादित हैं। क्योंकि हिंदुस्तान का सांसद, क्योंकि जब तक राहुल गांधी एक सांसद थे, फिलहाल तो वो डिस्क्वालीफाई हैं और मामला अब अदालत में चला गया है, तो कोई भी सांसद हो या पार्टी का नेता हो, विपक्ष का नेता हो या पक्ष का नेता हो, उसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने से विदेशी धरती पर तो कम से कम बचना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे रहे हैं जो विदेशी धरती पर जाकर भाजपा के बारे में और नरेंद्र मोदी के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं और इस देश के बारे में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बोलते रहे हैं। उसकी एक कड़ी में नाम है मणिशंकर अय्यर का, जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानी मीडिया के सामने बात करते हुए ये बात कही थी कि अगर हमें पाकिस्तान का साथ मिले तो हम नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा देंगे। ये बात पुरानी हो गई। वैसे तो मणिशंकर अय्यर बेतुके कई बयान दे चुके हैं, लेकिन अब जेपीसी की जो मांग थी उसमें राजनीति के काका यानी शरद पवार ने एक ऐसा अड़ंगा डाल दिया है बयान देकर और भाजपा को इतनी मजबूती दे दी है। उन्होंने कहा है जेपीसी जांच का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि 21 सदस्यों की इस कमेटी में 15 से 16 व्यक्ति सत्ता पक्ष के होंगे और 5 या 6 व्यक्ति विपक्षी दलों के। तो इस जांच में कुछ निकलकर आने वाला नहीं है। कांग्रेस को ये मांग छोड़ देनी चाहिए। देखिए ये बयान उनका कब आता है, टाइमिंग देखिए आप, जब संसद का सदन या संसद का जो सत्र है वो खत्म हो जाता है 6 तारीख में, उसके बाद ये बयान आता है। जब तक सत्र चल रहा था तो शरद पवार ने जब तक इस तरह की कोई बात नहीं की। शरद पवार कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही है अदानी मुद्दे पर, वो काफ़ी है, उसमें ही जो कुछ होगा निकल कर आ जाएगा। और विपक्षी दलों को चाहिए कि वो भाजपा पर इस तरह के हमले ना करे और ऐसे कारोबारियों पर हमले ना करे जो इस देश की तरक्की में सहयोगी हैं। उन्होंने अंबानी और अदानी के मुद्दे पर इन दोनों कारोबारियों का बचाव करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस को ऐसे कारोबारियों पर हमले नहीं करने चाहिए। और टाइमिंग की ही बात देखिए, उधर गुलाम नबी आज़ाद का 2-3 दिन से
जो इंटरव्यू आ रहा है, जो उनकी एक किताब प्रकाशित हुई है, उन्होंने भी राहुल गांधी के ऊपर हमला बोला है। पूरी कांग्रेस पार्टी में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और यहाँ तक कि सोनिया गांधी की भी तारीफ करी, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व पर उन्होंने भी सवाल उठाए। तो ये एक टाइमिंग है जो 2024 में अब 1 साल से भी कम वक्त रह गया है। अब ये कहिए, या तो ये नरेंद्र मोदी और भाजपा की काबिलियत है कि लोग बाग अपने आप मजबूर हो जाते हैं इस तरह के बयान देने पर, जिससे कांग्रेस खेमे में बड़ी निराशा है। अब राहुल गांधी की जो प्रवृत्ति रही है राजनीति की, वो या तो समझ नहीं पाते हैं या समझने के बाद कह नहीं पाते हैं। उन्हें बोलना कुछ और होता है, बोल वो कुछ और जाते हैं। और अभी आप देखिए, शरद पवार ने तो ये कहा ही कहा है, लेकिन उनके भतीजे अजीत पवार, उन्होंने मोदी को करिश्माई नेता करार दिया है। कल ही उन्होंने कहा है मोदी एक करिश्माई नेता है, उनके नेतृत्व में भाजपा ने कई राज्यों में सरकार बनाई है। और उन्होंने विपक्ष को इस बात के लिए भी घेरा कि जो विपक्ष ईवीएम का मुद्दा उठाता है वो गलत है। हिंदुस्तान में ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यानी कि अजीत पवार हों या शरद पवार हों, लग यही रहा है कि भाजपा से ये नज़दीकी बना रहे हैं या कांग्रेस से दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की इनकी राजनीति है, एनसीपी पार्टी की, शरद पवार वाली पार्टी की। महाराष्ट्र के बाहर इनका कोई ज़्यादा वजूद नहीं है। अब उन्हें महाराष्ट्र में भी ये दिखाई दे रहा है कि शिंदे गुट और भाजपा मजबूत हो चुकी हैं, जबकि उद्धव गुट इतना कमज़ोर हो गया है और दिन पे दिन कमज़ोर होता जा रहा है। अब वो ये हो सकता है कि अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हों कि भाजपा के साथ जाने में फ़ायदा है या विपक्ष में रहकर फ़ायदा है। तो दोस्तों, बात ये टाइमिंग की राजनीति में समझने की है, टाइमिंग पर कौन क्या बोलता है। अब उधर राहुल गांधी का जो नेतृत्व है वो दिनों दिन इतना लचर होता जा रहा है कि उनकी पार्टी के ही पुराने लोग, विश्वसनीय लोग उन्हें छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। जब ये संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य था, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, यानी तो कहे कांग्रेस के जो आखिरी मुख्यमंत्री थे किरण रेड्डी, उन्होंने भाजपा में जाने की घोषणा कर दी और वो शामिल भी हो गए। ऐसे ही पूर्व रक्षा मंत्री रहे एंटनी, उनके भी पुत्र भाजपा में शामिल हो गए। अब देखिए, हर व्यक्ति जो भाजपा में शामिल होता है, चाहे उसमें माधवराव सिंधिया के पुत्र हों या आरपीएन सिंह हों या जितिन प्रसाद हों, ये सब राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे हैं। और जैसे कि राहुल गांधी बोलते हैं कि मोदी के आने के बाद हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म हो गया है या खत्म होता जा रहा है, तो जो लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस में लोकतंत्र है ही नहीं, सिर्फ एक परिवार का कब्जा इस पार्टी पर है। वैसे ये तो यकीनन बिल्कुल सत्य है कि इस पार्टी का वजूद, कांग्रेस का, यानी कि पूरे देश में एक ही परिवार का कब्जा रहा है, चाहे वो सरकार में रहें जब या सरकार में ना हो जब। भले ही आज के अध्यक्ष जो कर्नाटक से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, खड़गे साहब, उनको बनाया गया हो। अब लग यही रहा है कर्नाटक चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, हो सकता है कर्नाटक में जीत की वजह से खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया गया हो, लेकिन चाबी आज भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। एक तीसरी चाबी भी है प्रियंका गांधी। अभी प्रियंका गांधी को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अभी तक राहुल की ही लॉन्चिंग जारी है। बार बार इस मिसाइल को छोड़ा जाता है और ये नाकाम हो जाती है, लेकिन फिर भी इसको
रिलॉन्च किया जाता है। तो पहले अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात थी, लेकिन अशोक गहलोत भी मुखर होकर बोलने लगे, तो गांधी परिवार को लगा ये व्यक्ति हमारे काबू में नहीं रहेगा, तो खड़गे साहब को ले आए। तो लोकतंत्र कांग्रेस में ही खत्म होता जा रहा है और इसी का फायदा उठाकर विपक्षी दल राहुल के ऊपर हमलावर हैं और कांग्रेस के अंदर भी कुछ नेता हमलावर हैं और लगभग 6 से ज़्यादा सांसद हैं जो 2024 से पहले कांग्रेस के सांसद 6 से ज़्यादा हैं जो भाजपा का दामन थामने वाले हैं। तो इस तरह से राहुल गांधी अगर राजनीति करते रहे तो राहुल गांधी स्वतः ही कांग्रेस को खत्म कर देंगे, उस सीमा तक ले जाएंगे, उस चरम तक ले जाएंगे कि कांग्रेस स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और मोदी की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है, उनको टक्कर देने वाला 2024 में विपक्ष के पास कोई नेता ही नहीं है। ये शरद पवार ने जांच लिया है, भांप लिया है, क्योंकि शरद पवार कभी राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देखते हैं, कभी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन वो आज की राजनीति को समझते हुए इतना तो समझ गए हैं कि विपक्ष कमजोर ही रहने वाला है। अगर राहुल गांधी रहे तो और ज़्यादा खत्म हो जाएगा विपक्ष। अब ममता बनर्जी से शरद पवार के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, सोनिया गांधी से बहुत अच्छे हैं, हर विपक्षी पार्टी से शरद पवार के रिश्ते बहुत नज़दीकी हैं। एक टाइम पे ये रिश्ते नरेंद्र मोदी के साथ भी थे, लेकिन शरद पवार ने 2-3 जगह नरेंद्र मोदी का जो विरोध किया है तो उससे भाजपा सजग हो गई है। लेकिन 2 दिन से जो गतिविधियां चल रही हैं, शरद पवार का बयान और अजीत पवार का बयान, वो ये दिखा रहा है कि 2024 जो लोकसभा के चुनाव हैं उससे पहले हो सकता है एनसीपी एनडीए गठबंधन में आ जाए, भाजपा के साथ आ जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस का भी उतना जनाधार नहीं है। उद्धव ठाकरे अपना जनाधार खोते ही जा रहे हैं, क्योंकि मोदी ने जो अभी 2-3 रैलियां करी हैं उससे कह दिया है, जनता को बता दिया है, देश को बता दिया है कि वंशवादियों पर और भ्रष्टाचारियों पर प्रहार होता रहेगा, ईडी और सीबीआई रुकने वाली नहीं है। एक ये भी कारण हो सकता है शरद पवार के लिए, और उनकी ढलती हुई उम्र है, उनके जाने के बाद उनकी पुत्री, क्योंकि ये भी वंशवादी पार्टी है, सुप्रिया सुले, शरद पवार चाहते हैं कि अगर भाजपा से उनका गठबंधन हो जाए तो सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बन सकती हैं 2024 में, क्योंकि शरद पवार भी मौसम विज्ञानी हैं और जानते हैं, राजनीति की हर नब्ज को जानते हैं। वो देख रहे हैं कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस जो खत्म हो रही है दोस्तों, वो राहुल गांधी के निर्णयों की वजह से खत्म हो रही है। लेकिन कांग्रेस में आज भी इतने सक्षम नेता हैं कि ये जो पार्टी आज 50-52 सांसदों की है, अगर आज राहुल गांधी कांग्रेस से हट जाते हैं, मतलब शिथिल पड़ जाते हैं, कांग्रेस में कोई और नेतृत्व संभालता है, तो ये ही 70-80 सीटों तक पहुंच जाएंगे। 100 सीट तो जब भी क्रॉस नहीं होने वाली, लेकिन पार्टी के मतों में इजाफा होगा और कार्यकर्ताओं में एक विश्वास जगेगा कि इस परिवार के द्वारा, गांधी परिवार के द्वारा जो सत्ता या केंद्रीकरण किया गया है, इस पार्टी के ऊपर कब्जा किया गया है, इसके अलावा भी कोई एक आम आदमी इस पार्टी का अध्यक्ष या इस पार्टी को चला सकता है। तो मेरा तो यही मानना है दोस्तों कि शरद पवार नज़दीकियां बढ़ाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के साथ या भाजपा के साथ, क्योंकि अब उनकी उम्र नहीं रही प्रधानमंत्री बनने की या राष्ट्रपति बनने की, क्योंकि उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है। 2024 उनका आखिरी चुनाव होगा, उसके बाद वो शायद राजनीति से संन्यास भी ले लें, क्योंकि 2024 में अगर विपक्ष सरकार बनाता है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक दूर दूर तक, तो एनसीपी के लिए, शरद पवार के लिए, शरद पवार के परिवार के लिए महाराष्ट्र में बड़ी
तकलीफ होने वाली है, क्योंकि सुप्रिया सुले को कम से कम वो राजनीति में इतना प्रमोट कर देना चाहते हैं कि उनकी पार्टी जीवित रहे और चलती रहे। चूंकि अजीत पवार सेंट्रल की राजनीति नहीं करना चाहते, वो राज्य की राजनीति तक सीमित रहना चाहते हैं, और अगर ऐसा हुआ कि एनसीपी एनडीए गठबंधन में आ जाए तो अजीत पवार राज्य में, महाराष्ट्र में मजबूत होकर उभरेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों। आज का ये कंटेंट मेरा आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।